करते हैं, लोगों में घुल मिलकर उनके सुख दुख में जाके उनसे बात करते हैं। ऐसे हमारे राष्ट्रवादी के सम्मानीय सुरेश उर्फ बाला मामा म्हात्रे 20 तारीख को होने वाली इस चुनाव में तुतारी बजाता हुआ आदमी, ये हमारी निशानी है। इस निशानी पे ज्यादा से ज्यादा वोट देके हमें आपको उनको जिताना है। दूसरी बात बताती हूँ कि ये जो यहाँ पे अभी चुनाव होने जा रहा है, वो चुनाव नहीं गांवकी का है, वही नहीं भावकी का है, ये हमारा लोकतंत्र बचाने का चुनाव हो रहा है। इसीलिए अभी चूकना नहीं, हमारा मत सत्पात्र में जाना चाहिए। और इसीलिए पूरे महाराष्ट्र में उद्धव साहब ने जो काम किया है, वैसे ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब जी ने जो अच्छा काम साफ सफाई का किया है, और वैसे ही पूरे भारतवर्ष में कृषि मंत्री रहते हुए हमारे शरद पवार जी ने काम किया है, और न्याय की हमी देते हुए जो राहुल जी ने काम किया है, उस सभी को याद करते हुए 20 तारीख को हमें वोट देना है। हमारी जो निशानी है सुरेश उर्फ बाला मामा म्हात्रे की, वो है तुतारी बजाने वाला आदमी। बहुत सारे वोटों से आप उनको जीत के लाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद ज्योतिताई ठाकरे मैडम। देश के नेता पवार साहब का आगमन हो चुका है। मैं राष्ट्रवादी के जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू साहब से विनती करूंगा कि पवार साहब का इस्तेमाल करें। हमारे उम्मीदवार बाला मामा भी पवार साहब का स्वागत करेंगे। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री सम्माननीय अरविंद केजरीवाल साहब भी आए हैं, उनका भी स्वागत होगा। इमरान जी उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद सम्माननीय केजरीवाल साहब का स्वागत होगा। हमारे बाला मामा और इमरान जी केजरीवाल साहब का स्वागत करेंगे। सम्माननीय जयंत पाटिल साहब, प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, उनका स्वागत। हमारे आपके नेता संजय सिंह मंच पे मौजूद है। आता कोणाचा नाही? सर्वांना विनंती असेल की आपण खुर्च्यांवर बसून घ्या। रईस शेख जी का स्वागत कीजिए। रशीद ताहिर मोमिन जी का स्वागत कीजिए। भिवंडी पूर्वचे आमदार ज्योतिताई ठाकुर, शिवसेना की नेता ज्योतिताई ठाकुर, इनका स्वागत। मैं विनंती करता हूं उल्काताई महाजन से कृपया करके मंच पर आएं और अपना भाषण शुरू करें, संबोधन शुरू करें। मेरी सबसे गुजारिश है कि आप कृपया बैठ जाइए। आप अगर बैठेंगे तो आपके पीछे जो खड़े हैं उनको भी दिखाई देगा। धन्यवाद। आज की भिवंडी की सभा में मौजूद सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं लेकिन पूरे देश के अग्रगण्य नेता और महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय शरद चंद्र पवार साहब, अभी अभी पधारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जी, जयंत पाटिल जी, आव्हाड जी, ज्योतिताई और मंच पर बैठे सारे इंडिया अलायंस के नेता, सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहूंगी। अभी हम लगभग आखिरी पड़ाव में जा रहे हैं इलेक्शंस के, लेकिन इंडिया अलायंस ने और महाविकास आघाड़ी ने इस पूरी इलेक्शन में अलायंस का जो स्पिरिट दिखाया है, एक साथ काम करने का जो जुनून दिखाया है, वो बिल्कुल अभिनंदन के पात्र है। और एक साथ जिस कदर काम जहां पे चल रहा है, वो वैसे ही आगे बढ़ने की जरूरत है। हम यहाँ भिवंडी में है, आप सबको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि आज की सियासत किस रास्ते में बढ़ रही है। 2024 का ये चुनाव बहुत अहम सवाल लेके खड़ा है,
और वो अहम सवाल ये है कि इस देश में संविधान बचेगा कि नहीं। संविधान के पहले लफ्ज है हम भारत के लोग। आप और हम जो भारत के लोग हैं, हमारे प्रति संविधान समर्पित है। राजनीतिक दल तो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन आम नागरिकों की यह जिम्मेदारी है कि अगर संवैधानिक रास्ते पर कोई भी सियासत सरकार ना चलती हो तो उनको सत्ता से उतारने का काम आम जनता को करना होगा। और भाइयों बहनों, हम सब मिलकर ये काम करने वाले हैं। और आज समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को, जो भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, जो जुमलेबाज भारतीय जुमलेबाज पार्टी भी है, और उनके नेता मोदी जी, उनको ये कहने का समय आया है कि अब भारतीय जनता ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। आपके पार्टी के नाम से भारतीय जनता ही हम हटा देना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध भारतीय जनता खड़ी है इस चुनाव में, और आपको सामना करना पड़ेगा आम जनता का। आप जिस तरह से तंत्र यहाँ पे चला रहे हो, देश की भूख बढ़ा रहे हो, देश में डर फैला रहे हो, देश में भेदभाव, दो मजहब के बीच में तनाव पैदा करना, दो जातियों के बीच तनाव पैदा करना, आरक्षण नीति पर सवाल उठाना, उसको खत्म करने की कोशिश करना, ये जो आपकी साजिश चल रही है, और उसके आधार पर सारी जनतांत्रिक मशीनरी हाथ में लेके उनको कठपुतली आपने बना दिया है। और देश भर में एक ही गाना बज रहा है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम अगर दिन को रात कहो हम रात कहेंगे। लेकिन ये बता दूं कि आज जनतांत्रिक यंत्रणा में जो लोग हैं उनकी रीढ़ की हड्डी भली झुके हो, लेकिन ऐसे करोड़ों लोग यहाँ मौजूद हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं झुकी है। उनमें से कुछ इस मंच पर मौजूद है। अभी अभी हाल ही में जेल से लौटे हुए केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, जिस ताकत के साथ, हिम्मत के साथ जेल से बाहर निकलकर इस पूरी संकट का सामना कर रहे हैं, हम सब महाराष्ट्र की जनता के ओर से आपको सलाम है। ऐसे लोग हिम्मत वाले चाहिए। आपको एक उदाहरण महाराष्ट्र का भी बता दूं। मोदी जी जो भीख के टुकड़े फेंक रहे, जो रेवड़ियां फेंक रहे, इसी महाराष्ट्र की भूमि से आदिवासी और किसान महिलाओं को राशन पर जो मुफ्त साड़ियां बांटी गई, ऐसे ही सम्मेलन में पालघर और रायगढ़ में हमने सवाल रखा कि जो सरकार हमारी बहनों की इज्जत नहीं रख सकती, सम्मान नहीं रख सकती, उनकी विटंबना करती है, क्या ऐसे सरकार से हम मुफ्त में साड़ियां लेंगे? और सारी महिलाओं ने हाथ ऊपर करके कहा कि ऐसी सरकार से हमको साड़ियां नहीं चाहिए, और रैली में जाकर उन्होंने वो साड़ियां लौटा दी। और ये है स्वाभिमान, ये है रीढ़ की हड्डी जिनकी सीधी है। ऐसे करोड़ों नागरिक इस देश की भूमि पर है, और हम सब मिलकर उनको हटाएंगे। एक मेरा दो आखिरी मुद्दे हैं। एक का जिक्र करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वाराणसी से जब मोदी जी ने अपना नॉमिनेशन भरा, तब नकली राष्ट्रवादी के प्रफुल्ल पटेल जी ने उनको शिवाजी महाराज का जीरे टोप पेश किया। प्रफुल्ल पटेल जी ने पूरी महाराष्ट्र की जनता के स्वाभिमान को ललकारा है। जीरे टोप देकर जिस तरह से लाचारी उन्होंने दिखाई, उसका महाराष्ट्र की जनता निषेध करती है, करते हैं कि नहीं? शिवाजी महाराज का जीरे टोप पहनने लायक मोदी जी नहीं है। जिस किसी स्त्री पर बलात्कार हुआ तो शिवाजी राजा ने उनके हाथ पांव काट कर उनको सजा दी थी, और इस तरफ हमारे मोदी जी है, मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है। बिल्किस बानो पर बलात्कार होता है तो उनके गुनहगारों को छोड़ा जाता है। असीफा जैसी छोटी बच्ची पर बलात्कार होता है तो भी कोई सुनवाई नहीं होती। मोदी जी, आपके मन में रैयत के बारे में कोई प्यार नहीं है, महिलाओं के बारे में सम्मान नहीं है, वो जीरे टोप पहनने की आपकी पात्रता ही नहीं है, और हम इस बात का निषेध करते हैं। और महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र माझा, और उस गाने की एक लाइन है, दिल्ली से ही तख्त राखी तो महाराष्ट्र माझा। इस मैदान से ये जो पूरी संवैधानिक जनता यहाँ बैठी है, उनकी ओर से हम ये इशारा देना चाहते हैं, ये इल्गार करना चाहते हैं कि दिल्ली से ही तख्त राखी तो महाराष्ट्र माझा, तसंच दिल्ली से ही तख्त पाड़ी तो महाराष्ट्र माझा, ये हमारा ललकार है। तो ये तख्त गिराकर भी दिखा सकती है महाराष्ट्र की जनता। महाराष्ट्र पर सबकी नजर है, और यहाँ से बिल्कुल
अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ की जनता खुद चुनाव में उतरी है। आजादी के अमृत महोत्सवी साल में भाजपा सत्ता में थी, जिन्होंने आजादी में कोई शिरकत नहीं की, लेकिन संविधान के अमृत महोत्सवी साल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहनी चाहिए। ये हमारा निर्धार है, ये यहाँ के सारे नागरिकों का निर्धार है। अगर आप इस बात से सहमत है तो हाथ उठाकर कहिए कि हम भाजपा को सत्ता से उतार कर रहेंगे। मैं कहूंगी संविधान बचाओ, आप कहेंगे देश बचाओ। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। अब मैं कहूंगी संविधान बचाओ, आप कहेंगे भाजपा हटाओ। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। धन्यवाद। धन्यवाद उल्का महाजन मॅडम। या ठिकाणी शिवसेनेचे धन्यवाद. जिल्हा प्रमुख आदरणीय धन्यवाद. विश्वाजी थळे साहेबांचं आगमन झालेले आहे. हार्दिक स्वागत. धन्यवाद उल्काते। मैं विनंती करूंगा दिल्ली के नेता और हमारे बुलंद आवाज सम्मानीय संजय सिंह साहब का कि आप मंच को संबोधन करें। मंच पर आसीन एनसीपी शरद पवार गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार जी, मंच पर आसीन वो बहादुर नेता जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए दुस्साहस किया मोदी ने जेल में डालने की, लेकिन जेल में उनको रोक नहीं पाए। आज जनता जेल का जवाब वोट से देने के लिए तैयार है। आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मंच पर मौजूद एनसीपी के, शिवसेना के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, साथियों और दोस्तों, जब हम लोग आए तो यहां पर हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा पे माल्यार्पण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ही शिक्षा दी है, एक ही संदेश दिया है, गद्दारों को माफी नहीं, गद्दारों को, गद्दारों को। और क्या किया यहां पर मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्या किया? हमने सुना था सोना चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पार्टी चोर है, पार्टी चुरा ली, पार्टी चुरा ली। शिवसेना की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली। ये जितने घड़ी चोर और तीर कमान के चोर हैं, इनको शिवाजी महाराज का संदेश समझा देना और इनको चुनाव में जमानतें जब्त करके बताना कि महाराष्ट्र में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की और ये जो शिवसेना इनकी आने वाली नहीं है। आज शिंदे साहब की शिवसेना के लिए मजाक उड़ता है, विधानसभा में नारे लगते हैं 50 खोके एकदम ओके, 50 खोके एकदम ओके। भारतीय खोखा पार्टी है ये लोग, भारतीय खोखा पार्टी। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं, देश के प्रधानमंत्री अलग अलग चुनाव के चरण में लगातार हारते जा रहे हैं, इसलिए उनका अपनी जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं है, भाषा पे कोई कंट्रोल नहीं है। शरद पवार जी को भटकती आत्मा कहते हैं, उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना कहते हैं। मरने की कामना कर रहे हैं शरद पवार की, जिनकी उम्र 84 साल है। अपने वोट की ताकत से जवाब देना कि शरद पवार का, एनसीपी का, महाराष्ट्र का, मराठी लोगों की कितनी ताकत है। हम तुम्हारी जमानत जब्त कराएंगे और एनसीपी की ताकत बताने का काम करेंगे, इंडिया गठबंधन की ताकत बताने का काम करेंगे। मैं यहां पर इसलिए भी आया कि पूरा भिवंडी का इलाका यूपी के लोगों से, बिहार के लोगों से भरा पड़ा है। कितना जने सुल्तानपुर वाले यहां भाई, यहां आधा सब जने ना, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, हाँ ना सब जने, हाथ उठा के बताओ सब जने, किसको जिताना है, किसको जिताना है?
मामा को जिताना है, सुरेश भाई को जिताना है। यहां से ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। क्या गारंटी दिया 2014 से? क्या गारंटी दी? अच्छा, इसके बाद मुझे मुमरा की सभा में जाना था, मैं नहीं जा पा रहा हूं। जितेंद्र अवार्ड जी से माफी चाहता हूं। आप सब लोग मुमरा की सभा में पहुंचिएगा और वहां मसाल है, मसाल पे वोट दीजिएगा उस लोकसभा क्षेत्र में। यह भी आपसे अपील करना चाहता हूं। साथियों और दोस्तों, मोदी जी कहते हैं हमारी ये गारंटी है, ये गारंटी है। 2014 से मोदी जी ने जितने वादे किए, एक भी वादे पूरे नहीं किए। पहले कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, झूठ बोला। फिर बोले महंगाई कम करेंगे, झूठ बोला। फिर बोले काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे, झूठ बोला। फिर बोले 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देंगे, झूठ बोला। मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा मोदी जी आपकी एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी, झूठ बोलने की गारंटी है। नारा देते हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। गए बंगाल में, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार। वहां आई 73 सीट। आए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार। आई 105 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार। आई 65 सीट। गए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार। आई 8 सीट। गए हरियाणा में, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार। आई 40 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार। आई 1 सीट। अब करें 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता करे तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। तड़ी पार करना है कि नहीं करना है? इनको करना है, करना है ना। ये बैठे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जेल में डाल दिया इनको। मुझे 6 महीने जेल में रखा। मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। अरे केजरीवाल की आवाज को दबाना चाहते हो? जितनी भी कोशिश करोगे नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल और मजबूत होकर तुमसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। आप केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल रहे हो। केजरीवाल तुम्हारी जेल से डरने वाले नहीं है। दिल्ली के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस देश का भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी जेल से डरे बगैर लड़ेंगे और आपको हराने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अंत में यह चुनाव याद रखना, भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव आरक्षण को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव वोट की ताकत बचाने का चुनाव है। अगर गलती से बीजेपी जीत गई तो चुनाव खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, बाबा साहब का संविधान खत्म करेंगे। जो बाबा साहब का संविधान खत्म करना चाहते हैं, उनकी राजनीति को खत्म कर देना, उनको जीरो पे पहुंचाने का काम करना। अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सिंह साहब। और जिनके वक्तव्य को सुनने के लिए हम भिवंडी कर बेकरार हैं। और दिल्ली की मोदी जी की सरकार जिनको डरती है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री सम्मान्य केजरीवाल साहब को विनती है कि अपनी बात रखें। वहां सर, वहां से केजरीवाल साहब आगे बढ़ो। भिवंडी की जनता को विनती कि हाथ ऊपर खड़े करके तालियों से केजरीवाल साहब का इस्तकबाल करें। हेलो हेलो हेलो। भारत माता की, माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। मंच पे मौजूद देश के बहुत ही सीनियर
नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार साहब, सुप्रिया सुले ताई, मंच पे मौजूद इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण और यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं दिल्ली से आया हूं आप लोगों के सामने झोली फैला के इस देश को बचाने की भीख मांगने के लिए। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने मुझे जेल से छोड़ा है। मोदी जी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था थोड़े दिन पहले एक झूठे केस में। जेल से सीधा यहीं आ रहा हूं, अपने लिए वोट मांगने नहीं आ रहा, देश को बचाने की भीख मांगने के लिए आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इतनी जल्दी छूट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने, यह करिश्मा था, चमत्कार था, ऊपर वाले का चमत्कार था। जो लोग ऊपर वाले पे यकीन रखते हैं, भगवान को मानते हैं, मैं तो मानता हूं, ये भगवान के किसी चमत्कार से कम नहीं था कि अचानक एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा केजरीवाल को 21 दिन की मोहलत दे रहे हैं, जाओ और जाके चुनाव प्रचार करो। मैं दिल्ली में एक दिन रोड शो कर रहा था, निकलने के बाद तो एक महिला कहती है, सर आपको भगवान ने भेजा है 21 दिन के अंदर बीजेपी की ऐसी तैसी करने के लिए। तो मैंने भी ठान ली है, ये 21 दिन मैं सोऊंगा नहीं, 24 घंटे, एक एक पल, एक एक सेकंड पूरे देश में घूम घूम के देश को बचाने का काम करूंगा और इनको निकालने का प्रयास करूंगा, लोगों को जगाने का काम करूंगा। इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया। मैं मन में सोच रहा था मेरा कसूर क्या है, मेरे को क्यों जेल भेजा। मैं छोटा सा आदमी हूं, मेरी छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, दिल्ली में, पंजाब में। ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके पास तो इतनी सत्ता है, इतना पैसा है, फिर मेरे को जेल क्यों भेजा। मेरे को जेल इसलिए भेजा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया। मेरे को जेल इसलिए भेजा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। मोदी जी उसको रोकना चाहते हैं। मोदी जी नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, मैंने दिल्ली में 500 स्कूल बनाए, आप 5000 स्कूल बनाओ, 50,000 स्कूल बनाओ देश में, तब आपका बड़प्पन है। केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, आप उसको जेल में डाल के स्कूल बंद करा दो। ये तो छोटी सोच है, ये तो छोटी मानसिकता है। मेरे को जेल में क्यों भेजा? मेरे को जेल में इसलिए भेजा, मैंने दिल्ली के अंदर शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। दिल्ली में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको शानदार इलाज मिलता है, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री। मोदी जी इसको रोकना चाहते हैं। मोदी जी नहीं चाहते कि गरीबों को अच्छा इलाज मिले। आपका बड़प्पन तो है, मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले, आप 5 लाख हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलो ना, तब आपका बड़प्पन है। केजरीवाल ने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले, केजरीवाल को पकड़ के जेल में डालो, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दो, ये तो छोटी सोच है। और विडंबना देखो, मैंने दिल्ली में सब लोगों की दवाइयां फ्री कर दी, छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, सबको फ्री दवाइयां, सारी फ्री दवाइयां मिलती है। लेकिन जब मैं जेल गया, 15 दिन तक इन्होंने जेल के अंदर मेरी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं 20 साल से, बहुत हाई शुगर रहती है मेरे को। इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है रोज, 4 बार इंजेक्शन लगता है रोज मेरे को। 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं मैं। जब मैं जेल गया 15 दिन तक इन्होंने मेरे को इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दिया। मैं कहता रहा, मेरी 300 शुगर, 350 शुगर हो गई। अगर कई दिन तक लगातार ज्यादा शुगर रहे
तो किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या करना चाहते थे, लेकिन इतिहास गवाह है, ऐसे बहुत किस्से हुए हैं जब विपक्षी लोगों को, विरोधियों को जेल में डालकर उनको शारीरिक तौर पे खत्म कर दिया गया। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या करना चाहते। ये मेरे को इसलिए इन्होंने जेल में भेजा क्योंकि दिल्ली में मैंने सबकी बिजली फ्री कर दी, 24 घंटे फ्री कर दी। अब दिल्ली में सबको फ्री बिजली मिलती है। मोदी जी, आप तो इतने बड़े नेता हैं, इतने ताकतवर नेता हैं। मैंने दिल्ली में और पंजाब में फ्री बिजली करी, आप पूरे देश में फ्री बिजली करो ना, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल को जेल में डाल के दिल्ली की बिजली फ्री रोकना चाहते हो, ये तो कोई बड़प्पन नहीं है दोस्त, ये तो छोटी मानसिकता है। ये तो इस वक्त देश के अंदर जो हालात हैं बहुत खतरनाक हैं। रशिया का राष्ट्रपति पुतिन है, आप जानते होंगे। पुतिन ने जितने विपक्षी नेता थे या तो सबको जेल में डाल दिया या उनको मरवा दिया और फिर चुनाव करवाए। पुतिन को 87% वोट मिले। बांग्लादेश के अंदर अभी थोड़े दिन पहले चुनाव हुए, सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और चुनाव करके शेख हसीना जीत गई। पाकिस्तान के अंदर अभी चुनाव हुए, इमरान खान जो वहां के सबसे बड़े नेता, उनको जेल में डाल दिया, उनकी पार्टी को तहस नहस कर दिया, उनका सिंबल छीन लिया और फिर चुनाव कराए और जीत गए। मोदी जी अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से सीख के यही काम अब देश के अंदर, भारत के अंदर करना चाहते हैं। एक टाइम ऐसा था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे सीखा करते थे, आज मोदी जी बांग्लादेश और पाकिस्तान से सीख रहे हैं। उन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया और अब कह रहे हैं दिल्ली में जीत जाऊंगा, फिर भी नहीं जीतने देंगे। मेरे को जेल में रख लेते तब भी हार जाते मोदी जी। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। कांग्रेस पार्टी जो दूसरे नंबर की पार्टी है, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए और कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा। अब आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज करना चाहते हैं। शिवसेना को चोरी कर लिया, जो अभी संजय सिंह ने कहा, शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, ममता दीदी के कितने मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, स्टालिन के कितने मंत्रियों को गिरफ्तार। ऐसे चुनाव लड़ोगे और जीतोगे? ये तो कायर आदमी करता है, कायर है मोदी जी। अरे बहादुर हो तो आंख में आंख मिला के चुनाव लड़ो ना, सीधे सीना चौड़ा करके चुनाव लड़के दिखाओ। ये तो कायरों की निशानी है। इस तरह तो देश के जनतंत्र को खत्म कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म कर रहे हैं दोस्त। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं। 2014 में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने एक रूल बनाया था। उन्होंने रूल बनाया था कि बीजेपी में जो भी नेता 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। ये रूल बना के उन्होंने आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर कर दिया, सुमित्रा महाजन को रिटायर कर दिया, यशवंत सिन्हा को रिटायर कर दिया। अगले साल 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पे मोदी जी भी रिटायर होंगे। अपना रूल बनाया उन्होंने तो अपने ऊपर तो लागू करेंगे वो। जब मैंने बोला थोड़े दिन पहले, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, मैंने थोड़े दिन पहले बोला कि अगली साल मोदी जी रिटायर होंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो सारे बीजेपी के नेता चढ़ गए, नहीं नहीं मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, नहीं नहीं मोदी जी रिटायर नहीं होंगे। मोदी जी ने नहीं बोला कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मोदी जी रिटायर होंगे और अमित शाह को बनाएंगे प्रधानमंत्री। तो इस साल जो वो वोट मांग रहे हैं मोदी जी, वो अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। तो आपके घर के आसपास जितने बीजेपी वाले रहते हैं, जितने बीजेपी के समर्थक रहते हैं, सबको बोल देना सोच के जाना जब वोट डालने जाओ। मोदी के लिए वोट नहीं पड़ रहा, अमित शाह का। आंख बंद करके जितने बीजेपी वाले हैं, जब बटन दबाओ आंख बंद कर लेना, अमित शाह की तस्वीर लेके आना कि अमित शाह को बनाना है क्या प्रधानमंत्री।
तो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। और इस सिलसिले में जितने रुकावटें थी, देवेंद्र फडणवीस को पैदल कर दिया इन्होंने, शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म कर दी, रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी, वसुंधरा, जितने नेता थे सबको खत्म कर दिया। एक ही नेता बचा है, योगी आदित्यनाथ। 2 महीने के अंदर उसको हटाने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहेंगे। जब मैंने ऐसा बोला, एक भी नेता योगी जी के समर्थन में नहीं आया। बीजेपी के किसी ने नहीं कहा कि नहीं हटा रहे। इसका मतलब हटा रहे हैं, इसका मतलब हटा रहे हैं, साबित हो गया कि हटा रहे हैं। कल मैंने देखा योगी जी मेरे को गालियां दे रहे थे। मैं उनको कहना चाहता हूं, मैं तो आप ही के लिए बोल रहा हूं, मेरे को गाली देने से क्या होगा? अपने वालों को सलट लो, अपनी बीजेपी को सलट लो। दोस्तों, एक एक करके ये सारे नेताओं को खत्म कर रहे हैं। और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस चुनाव में 4 जून को बीजेपी जीत गई, वैसे तो जीत नहीं रही है, अगर जीत गई तो मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रिया सुले भी जेल में होगी, शरद पवार भी जेल में होंगे, उद्धव ठाकरे भी जेल में होंगे और आदित्य ठाकरे भी जेल में। मैं आज तक मैंने जितनी पॉलिटिकल भविष्यवाणी की है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़े दिन रह गए, किसी भी हालत में हमें बीजेपी को जीतने नहीं देना है। और जिस तरह की गालियां दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने शरद पवार साहब को कहा भटकती आत्मा। ये कोई इतने सीनियर आदमी है, 84 साल के बुजुर्ग हैं। मोदी जी 74 साल के हैं, 10 साल सीनियर है उनसे। ऐसे किसी बुजुर्ग को कहना ठीक है क्या? प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा अच्छी लगती है? उनको कहते हैं नकली शिवसेना, नकली संतान। ये अच्छी लगती है? ये तो पूरे महाराष्ट्र के मराठी मानुस की बेइज्जती का सवाल है। इस बार जब जाओ तो बटन दबा के उनको इस गाली का जवाब देना, जब वोट डालने के लिए जाओ आप। यहां के कैंडिडेट हैं बाले मामा, उनको रिकॉर्ड जीत आप लोगों को दिलवानी है। ज्यादा से ज्यादा वोट देके, बटन दबा के उनको वोट देना, रिकॉर्ड मार्जिन से उनको जिताना। लेकिन मैं आज महाराष्ट्र में उनके लिए तो वोट मांग ही रहा हूं। मैं महाराष्ट्र में आज आया हूं पूरे इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगने के लिए। एनसीपी का चुनाव चिन्ह ये तुतारी बजाने वाला आदमी है। इसका खूब प्रचार करना है। मैंने सोशल मीडिया पे एक आदमी को देखा था, मैं बहुत चिंतित हो गया उसको देख के। वो आदमी कह रहा था, जब वो वोट देके बाहर निकला, उससे किसी मीडिया वाले ने पूछा किसको वोट दिया? बोला शरद पवार को। बोलो क्या निशान? बोला घड़ी। ये कंफ्यूजन है कुछ लोगों के अंदर। आपको प्रचार करना है अपनी गली में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, सबको बोल देना कि असली वाली एनसीपी, शरद पवार वाली एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी नहीं है, घड़ी पे मत डाल देना। असली वाली एनसीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तुतारी वाला आदमी। तुतारी वाले आदमी को वोट डालना है और ज्यादा से ज्यादा वोट देके मामा को जिताना है। मैं 21 दिन के लिए बाहर आया हूं। 2 तारीख को मुझे जेल वापस जाना है। 4 तारीख को नतीजे आएंगे। मैं जेल की सेल से नतीजे देख रहा हूंगा टीवी पे। पिछली बार महाराष्ट्र की 48 सीट में से 42 एनडीए गठबंधन को, मोदी जी के गठबंधन को मिली थी। इस बार 48 में से 42 इंडिया गठबंधन को मिलनी चाहिए। अगर आप लोगों ने 48 में से 42 सीट इंडिया गठबंधन को दी, मुझे जेल के अंदर बड़ा सुकून मिलेगा और मुझे लगेगा आज महाराष्ट्र आना मेरा सार्थक हो गया। आप लोगों ने आज इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शरद पवार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रिया दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, आप सब लोगों के सामने बोलने का मौका दिया। भारत माता की, केजरीवाल साहब की, शरद पवार
करने के लिए आप सब लोग बेकरार हैं। हिंदुस्तान के सुपुत्र, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, हमारे दिलों की धड़कन, सम्मानीय शरद चंद्र पवार साहब। सुने और केजरीवाल जी, मंच पर बैठे सभी साथी आणि हजारोच्या संख्येनं उपस्थित असलेले आपण बंधू भगिनी, देशाच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्यासाठी आज मोठ्या संख्येनं नेत्यांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण एकत्रित आलो। ही निवडणूक नेहमीच्या निवडणुकीपेक्षा वेगळी निवडणूक आहे। या निवडणुकीमधून उद्या तुमचं माझं भवितव्य काय आहे याचा निर्णय व्हायचा आहे। आणि चिंतेची स्थिती ही आहे की ज्यांच्या हातामध्ये देशाची सत्ता आहे किंवा सगळ्यांना अधिकार दिले। आज नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी ठिकठिकाणी सांगतायत की आम्हाला 400च्या पेक्षा अधिक जागा हव्यात। का तर या देशाची घटना आम्हाला बदलायची। कर्नाटकमधला त्यांचा एक खासदार त्यांनी जाहीरपणाने सांगितलं की आम्हाला घटना बदलायची। दिल्लीचा, उत्तर प्रदेशचा त्यांचा एक खासदार त्यांनी जाहीरपणाने सांगितलं आम्हाला घटना बदलायची। राजस्थानमधली त्यांची एक भगिनी तिने जाहीरपणाने सांगितलं आम्हाला घटना बदलायची आहे आणि त्यासाठी मात्र ही मोदींना द्यायचे। ज्या दिवशी बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो अधिकार आपल्याला दिला तो संकटात जाईल त्या दिवशी या देशाच्या तुमच्यासारख्या कोट्यावधी लोकांचा अधिकाराचं अस्तित्व हे नष्ट होईल आणि या देशामध्ये हुकुमशाही मोदींच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली ही आपल्या सगळ्यांना बघायला मिळेल। आणि हे जर टाळायचं असेल तर त्यांचा 100% पराभव करणं हे गरजेचं आहे। आज या देशाचा, या राज्यातला शेतकरी संकटात आहे, कष्टकरी कामगार संकटात आहे, अल्पसंख्याकांची स्थिती आणखीन अवघड करून ठेवलेली आहे। देशाचा प्रधानमंत्री जाहीरपणाने सांगतो की या देशामध्ये ज्यांच्या घरात मुलं अधिक आहेत ते उद्याच्याला तुमच्या घरातलं सोनं ते तुमच्या घरातलं मंगळसूत्र हे काढून घेतल्याशिवाय राहणार नाही। ही गोष्ट कदापि होणार नाही। ती गोष्ट या ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने सांगतात। आज एका ठिकाणी त्यांनी बोलत असताना सांगितलं की उद्याच्याला आम्हाला लोकांच्या हातात सत्ता आली तर अयोध्याचं मंदिर आहे ते संकटात येईल। या देशात मंदिर असो, मस्जिद असो, गिरजाघर असो, या सगळ्यांचं रक्षण करणं हा विचार तुमचा माझा सगळ्यांचा आहे। आणि कारण नसताना या धार्मिक भावना या देशात उत्तेजित करून लोकांच्या मध्ये एक प्रकारचं अंतर वाढवायचं काम मोदी करतायत। ही देशाच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर गोष्ट आहे आणि याचा सुटका करायची असेल तर उद्याच्या निवडणुकीमध्ये तुमचा मताचा अधिकार लालू मामा की ज्यांची खून आज तुला सगळ्यांना माहीत झालेली आहे, सुतारी वाजवणारा माणूस, त्याच्यासोबत तो वचन दाबा आणि त्यांना देशाच्या लोकसभेमध्ये आमच्या या भागाचा प्रतिनिधी म्हणून मोठ्या मताने विजय करा हीच विनंती करतो आणि माझी भाषण या ठिकाणी संपवतो। आघाडीचा विजय असो, महाविकास आघाडीचा विजय असो। याच्यानंतर पवार साहेब आणि केजरीवाल साहेब पुढच्या सभेला जाणार आहेत। बाकी